नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज अपन शुरू करेंगे पॉलिटिक्स साइंस, राजनीतिक विज्ञान का टॉपिक लेकर के आया हूँ। एक बार अपन पूरा व्यू लेंगे भारत की शासन व्यवस्था का कि किस प्रकार से यहाँ पर शासन होता है, किस प्रकार से राजनीतिक जो पद हैं वो राजनीतिक पद सर्जित होते हैं, किस प्रकार उनकी योग्यताएं होती है, क्या चीज़। तो एक सारा ओवरव्यू एक शॉर्ट में अपन लेंगे, फिर अपन बारी बारी टॉपिक बाय टॉपिक अपन पढ़ेंगे। लेकिन ये पहली क्लास है, इस वजह से अपन इसका एक ओवरव्यू लेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, अपने अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट उठाएं, और इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी तक आप इसको सब्सक्राइब कर दो। ठीक, धन्यवाद। देखो आप, तो अपन पढ़ेंगे आज भारत में शासन व्यवस्था। भारत में शासन व्यवस्था, भारत में शासन व्यवस्था। ठीक, भारत में शासन व्यवस्था। अब भारत में जो शासन व्यवस्था का स्वरूप है वो एक बात तो ये है कि संघीय स्वरूप है और इसके साथ साथ एकीकृत स्वरूप भी है। मतलब भारत में संघीय शासन भी है, मतलब यहाँ पर क्या है, संघीय शासन भी है और साथ ही साथ संघीय शासन भी है, और साथ ही साथ यहां पर क्या है, विकेंद्रित शासन भी है। विकेंद्रित शासन, दोनों ही शासन व्यवस्थाओं के लक्षण भारतीय संविधान में देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं कि संघीय शासन क्या होता है, विकेंद्रित शासन क्या होता है। कहने का मतलब यह है कि संघ का जो प्रारूप है, मतलब जो भारत है वो भारत क्या है, 28 वर्तमान में 28 राज्य है, 28 राज्यों का समूह है और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का समूह है। 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य, 28 राज्यों से मिलकर के ये संघ बना है। और ये संघ राज्यों की इच्छा से है, और ये सारे के सारे राज्य 565 रियासतें थी जब एकीकरण हो रहा था। उस समय 562 रियासतों का एकीकरण हुआ 1947-48 में। तो उनसे मिलकर के, उन सब रियासतों से मिलकर के ये संघ बना है। आगे चल करके वो रियासतें राज्यों में तब्दील हो गई और राज्यों अपनी स्वेच्छा से इस संघ में शामिल हो गए। ठीक, अब मतलब इस शासन स्वरूप को अपन केंद्रीय व्यवस्था भी कहते हैं। इस संघीय मतलब यहाँ पर केंद्रीय व्यवस्था के भी लक्षण पाए जाते हैं। जैसे नंबर एक बात तो यह है कि भारत देश में जितने भी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाले लोग हैं, उसके उन सभी को भारत की नागरिकता प्राप्त है। मतलब कि एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता मिली हुई है। इसका मतलब यह है कि जो भारतीय संघ है उनमें अलग अलग राज्यों के निवासी के आधार पर नागरिकता नहीं है। जैसे राजस्थानी, महाराष्ट्रियन, मध्य प्रदेशियन, है ना, इस तरह की नागरिकता का प्रावधान नहीं है। पूरे भारत में रहने वाले लोगों को एक ही नागरिकता प्राप्त है, एकल नागरिकता। इसके अलावा जो भारत का राष्ट्रपति है वो निर्वाचित होता है। भारत का राष्ट्रपति जो है वो निर्वाचित होता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। ये पूरे संघ के व्यक्ति, संघ के प्रतिनिधि, इसको भारत के राज्यों के प्रतिनिधि संघीय स्तर पर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। ये सब उसमें भाग लेते हैं। मतलब भारत का एक राष्ट्रपति होता है जिसका निर्वाचन राज्यों के प्रतिनिधि करते हैं। और इसके अलावा भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक, सर्वोच्च न्यायालय, ये सर्वोच्च न्यायालय, इस सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्च शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के साथ पास है। इसके अलावा जो भारत की जो केंद्रपालिक शक्ति है उसकी केंद्रपालिक समस्त शक्तियां किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। इसके अलावा जो भारत की जो व्यवस्थापिका है, भारत की व्यवस्थापिका की सारी शक्तियां किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि इन 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक ही
प्रधान है, एक ही मुखिया है, एक ही व्यक्ति है, उसको अपन राष्ट्रपति कहते हैं और ये राष्ट्रपति ही सारे शासन का संचालन करता है। इवन राज्यों में भी राज्यपाल के माध्यम से यही राष्ट्रपति महोदय ही शासन करते हैं। तो ये कुछ लक्षण हुए किसके? संघीय व्यवस्था के। और पूरे भारत का चाहे वो 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सब का क्या है? एक ही संविधान है। ये सब एक ही संविधान की पालना करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं संघीय व्यवस्था के लक्षण। भारत के अंदर संघीय व्यवस्था के क्या क्या लक्षण है? तो कहने का मतलब यह है कि एकल नागरिकता, सभी को एकल नागरिकता प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति आंध्र प्रदेशियन या तमिलनाडुअन या अपने अपने राज्यों की नागरिकता के आधार पर नहीं जाना जाता। दूसरी बात यह है कि एकल नागरिकता मिली हुई है, वो है भारतीय नागरिकता। ठीक, इसके बाद भारत का एक राष्ट्रपति होता है जो इन समस्त 8 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि उसको चयनित करते हैं। मतलब इन 28 राज्यों का राजा और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का राजा एक ही है। इसका मतलब यह है कि भारत क्या है? भारत में संघीय शासन है। और जो ये राष्ट्रपति है, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय, जिसके अंतर्गत हाई कोर्ट भी आता है, सुप्रीम कोर्ट है सर्वोच्च न्यायालय, तो ये हाई कोर्ट, और इस हाई कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आते हैं। तो ये जितने भी न्यायालय हैं ये सब सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायिक शक्तियां किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। इसके अलावा ये कार्यपालिक प्रधान भी होता है, मतलब राज्य के जितने भी कार्यपालिका से संबंधित कार्य होते हैं वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। इसके अलावा भारत के जो व्यवस्थापिका है, भारत की व्यवस्थापिका कानून बनाने से संबंधित जो शक्ति है वो अंतिम शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, एक व्यक्ति के पास। इसका मतलब यह है कि भारत में क्या है? संघीय शासन के लक्षण पाए जाते हैं। इसके अलावा भारत का एक संविधान है, भारत का समस्त शासन इस एक संविधान के आधार पर चलता है। इसका मतलब यह है कि भारत में संघीय शासन है। और भी कई लक्षण नजर आते हैं किसके? संघीय शासन के। इसकी बात अपन समय समय पर करते रहेंगे। और इसके बाद विकेंद्रीकरण, मतलब यहां पर भारत का एकीकृत शासन तो है ही सही, मतलब पूरे भारत का एक शासन तो है ही सही, लेकिन यहां पर शासन का विकेंद्रीकरण कर रखा है। इन 28 राज्यों की अपनी अपनी अलग अलग सरकारें हैं, अलग अलग शासन व्यवस्थाएं हैं। ठीक, तो ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश अपने राज्यों का शासन प्रशासन अपने हिसाब से चला सकते हैं, इसकी भी व्यवस्था की है। मतलब कहने का यह है कि भारत में संघीय शासन और विकेंद्रित शासन दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक, अब अपन बात करें भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक, भारत के लिए संविधान में 2 नाम है, एक तो है भारत और एक है इंडिया। ये 2 नाम प्रदान किए हैं भारत के संविधान ने हमारे देश को, इस संघीय व्यवस्था को। भारत, हमारे संविधान में स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक, ये हालांकि ये जितने भी राज्य हैं उनसे मिलकर के बना है भारत संघ, लेकिन ये राज्य इससे अलग नहीं हो सकते, ये राज्य इससे अलग नहीं हो सकते किसी भी शर्त पर। ठीक, तो 2 नाम है भारत के, भारत और इंडिया। ठीक, और ये पूरे शासन प्रशासन भारत का किसके आधार पर चलता है? भारतीय संविधान के आधार पर चलता है। ठीक, अब भारत के संविधान में जो शासन का प्रारूप है उसको मैं यहां पर एक व्यू में दर्शा रहा हूं। ठीक, तो भारत में शासन व्यवस्था, अब देखना आप, इसमें एक बात और होती है। इसमें एक बात यह है कि शासन के विषयों का बंटवारा कर रखा है जो संविधान की अनुसूची 7 है। अभी मैं अनुसूची के बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप इतना सा देखो कि भारत की जो अनुसूची 7 है, इस अनुसूची में शासन करने के विषयों का या यूं कहें कानूनों का बंटवारा कर रखा है। ठीक, एक तो होती है केंद्र सूची, एक होती है राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची। ठीक, अब केंद्र सूची के विषयों पर केवल केंद्र कानून बना सकता है, राज्य सूची के विषयों पर केवल राज्य कानून बना सकते हैं, और समवर्ती सूची में ऐसे विषय या ऐसे कानून हैं जिनके अवशिष्ट विषय रखे हैं इसमें।
अवशिष्ट विषय, जो बचे हुए जो विषय हैं वो रखे हुए हैं समवर्ती सूची में, और इसके विषयों पर कानून केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। ठीक, तो केंद्र सूची के विषयों की संख्या वर्तमान में 100 है। ठीक, वर्तमान में कितनी है? 100। और राज्य सूची के विषयों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 61 है। इसके अलावा समवर्ती सूची के विषयों की संख्या कितनी है? 52। अब ये विषयों का बंटवारा है, स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं अनुसूचियों में। ये केंद्र सूची है, ये राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। केंद्र सूची के विषयों पर कानून केवल केंद्र संघ ही बना सकता है, और राज्य सूची के विषय, जैसे राज्य सूची के विषय, इन पर कानून केवल राज्य ही बना सकता है। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य समान रूप से कानून बना सकते हैं। केंद्र के जो विषय हैं, जैसे है रेल विभाग है ना, डाक और तार संचार विभाग है, विदेश विभाग है ना, तो ये सब किस में आएंगे? केंद्र सूची के विषय में आएंगे। ठीक, और अब ये अनुसूची 7 हमको क्या दर्शाती है? विकेंद्रीकरण दर्शाती है। यहाँ पर शासन का बंटवारा कर रखा है, तो ये हमको क्या दर्शाती है? विकेंद्रीकरण शासन व्यवस्था के लक्षण दर्शाती है। ठीक, केंद्र के अलग विषय हैं, राज्य के अलग विषय हैं। ठीक, आगे अपन बात करें, देखो आप शासन व्यवस्था, अगर इसका एक बार आप अपने माइंड में बिठा लोगे तो फिर आपको समझना आसान हो जाएगा। ठीक, ये केंद्रीय स्तर पर, ठीक, और ये प्रांतीय स्तर पर, या अपन यूँ कहें राज्य स्तर पर। ठीक, जो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके स्तर पर। ठीक, केंद्रीय स्तर पर शासन को 3 भागों में बांटा हुआ है। ठीक, एक तो है व्यवस्थापिका। ठीक, एक है कार्यपालिका, और एक है न्यायपालिका। ठीक, यही सिस्टम राज्य स्तर पर भी है। ठीक, यही सिस्टम राज्य स्तर पर भी है। सबसे पहले राज्य की व्यवस्थापिका, जिसको अपन विधायिका बोलते हैं, विधायिका भी बोल दो या व्यवस्थापिका भी बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, विधायिका। ठीक, और केंद्र स्तर पर इसको व्यवस्थापिका या विधायिका भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी बता दूंगा मैं, धीरे धीरे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक, विधायिका मतलब जो कानून बनाने वाली, विधि निर्माण करने वाली जो संस्था है, उसको विधायिका, व्यवस्थापिका कह सकते हैं। केंद्र स्तर पर इसका प्रयोग सामान्यतः व्यवस्थापिका के संदर्भ में किया जाता है। ठीक, विधायिका और व्यवस्थापिका दोनों का कार्य सेम है, कोई अंतर नहीं है। ठीक, अगला है कार्यपालिका। ठीक, कार्यपालिका, और इसके अलावा न्यायपालिका। ठीक, आ गई बात समझ में। अब देखना, जो केंद्र की जो व्यवस्थापिका है, ये तो करती है कानूनों का निर्माण, विधि निर्माण करने का कार्य करती है। कानून निर्माण या विधि निर्माण, कानून निर्माण। और कार्यपालिका क्या करती है? जो व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाए हैं, जो विधेयक पास किए हैं, जो विधि बनाई है, उसको लागू करने का कार्य, मतलब कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है, कानूनों का क्रियान्वयन करती है, यूं कहें क्या करती है? क्रियान्वयन करती है। ठीक, न्यायपालिका क्या करती है? इन कानूनों के क्रियान्विति में, इन कानूनों के लागू करने में जो अड़चनें आती है, जो बाधाएं आती है, और इनकी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए कि भाई इस कानून का पालन सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, या इसके कानून के क्रियान्वयन में कोई बाधा तो नहीं आ रही है, तो इस बात को कौन देखता है? न्यायपालिका देखती है। मतलब कानूनों के क्रियान्वयन में बाधाओं को दूर करने के लिए, कानूनों के क्रियान्वयन में बाधाओं को दूर करने के लिए। ठीक, यह है केंद्रीय स्तर पर हमारी शासन व्यवस्था। ठीक, इसी प्रकार से राज्य स्तर पर
भी यही शासन व्यवस्था है। ये क्या करेगी, राज्य स्तर पर कानूनों का निर्माण करेगी, कानूनों का निर्माण करेगी, ठीक। और कार्यपालिका में ये कानूनों को लागू करेगी, कानूनों का, राज्य स्तर पर बने हुए कानूनों का क्रियान्वयन करेगी, क्रियान्वयन करेगी, क्रियान्वयन। और ये कानूनों की बाधा को दूर करेगी। सेम वही स्ट्रक्चर है, कानूनों की बाधाओं को दूर करेगी, ठीक। यही कार्य है। अब केंद्र कानून बनाएगा, केंद्र में कानून बनाने वाली संस्था क्या है, व्यवस्थापिका। भारत में इसको किस नाम से जाना जाता है, संसद के नाम से जाना जाता है, ठीक। ये भारत ने कहाँ से एडॉप्ट करी है, ये व्यवस्थापिका की जो व्यवस्था है कौन से देश से अर्जित करी है, ये ब्रिटेन से करी है। ये ब्रिटेन से ली गई व्यवस्था है संसद की। भारत में इसको संसद के नाम से जाना जाता है। जो राज्यों की जो विधायिका है इसको सामान्य रूप से विधानसभा कहा जाता है, ठीक। विधानसभा, सामान्य रूप से विधानसभा कहा जाता है, ठीक। हालांकि इसका एक अंग और होता है जिसको अपन विधान परिषद कहते हैं। क्या कहते हैं, विधान परिषद बोलते हैं। लेकिन विधान परिषद एक वैकल्पिक सदन है, विधान परिषद बोलते हैं, विधान परिषद एक वैकल्पिक सदन है। आवश्यक नहीं कि कोई राज्य इसको लागू करे ही सही, विधान परिषद बनाए ही सही, ठीक। लेकिन विधानसभा अनिवार्य सदन है, ये प्रत्येक राज्य में है, ठीक। विधान परिषद भारत के केवल 7 राज्यों में है विधान परिषद, ठीक। और भी राज्य इसको लागू कर सकते हैं, कुछ प्रक्रियाओं में है, कुछ ने इसकी स्वीकृति दे दी लेकिन अभी तक बनी नहीं, बन जाएगी, ठीक। सारी चीज़ों पर अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन अपन एक ओवरव्यू ले रहे हैं भारतीय शासन व्यवस्था का, ठीक। अब भारत में जो संसद है, भारत में जो संसद है, इस संसद के 3 सदन होते हैं, मतलब 3 अंग होते हैं। सर्वोच्च स्तर पर राष्ट्रपति होता है, ठीक। और फिर लोकसभा और फिर राज्यसभा, ठीक। अब इस राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के भारत की संसद बनती है, ठीक। संसद का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 में है, ठीक। और इसके अलावा लोकसभा का अनुच्छेद 81 है और राज्यसभा का उल्लेख 80 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है, भारत के अनुच्छेद 81 में लोकसभा का प्रावधान है और संसद का प्रावधान अनुच्छेद 79 मतलब 79 के तहत किया गया। राष्ट्रपति के बारे में भी बताएंगे। राष्ट्रपति पद का उल्लेख कितने में है, अनुच्छेद 52 में है। एक एक अनुच्छेद में आपको याद करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसी प्रकार से कार्यपालिका के भी 2 अंग हैं, एक तो है राष्ट्रपति और एक है मंत्री परिषद, ठीक। मंत्री परिषद राष्ट्रपति का अपन ने यहाँ पर उल्लेख कर दिया। मंत्री परिषद क्या है, देखो आप, मंत्रियों की परिषद को मंत्री परिषद कहे जाते हैं। अब इस मंत्री परिषद में कुछ मंत्री होते हैं, उनके नाम में लिख रहा हूँ। तो एक तो होते हैं कैबिनेट मंत्री, ठीक। क्या होते हैं, कैबिनेट मंत्री। एक होते हैं राज्य मंत्री, ठीक। राज्य मंत्री के बाद उपमंत्री, ठीक। उपमंत्री, ठीक। और उपमंत्री, इनके अलावा मंत्री परिषद का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन संसदीय सचिव भी बनाए जा सकते हैं। वो मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं होते हैं, वो प्रशिक्षु मंत्री होते हैं, उनको भविष्य में मंत्री पद दिया जा सकता है, ठीक। उनकी नियुक्ति संसदीय सचिव, इधर संसदीय सचिव लिख दूं, संसदीय सचिव, ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका सरकार में पद तो होता है, मतलब पावर तो होती है, जिनके पास
और जिनका कद्दावर नेता होते हैं, संसदीय सचिव जो चुनाव जीत करके आते हैं वो कद्दावर व्यक्ति होते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को, और लेकिन नए होते हैं तो उनको मंत्री नहीं बनाया जा सकता। भूतकाल में वो पहले कभी मंत्री नहीं रहे या फिर प्रधानमंत्री की दृष्टि में अभी उनको मंत्री नहीं बनाया जा सकता। इस वजह से उनको किसका, संसदीय सचिव का पद दे देते हैं। प्रधानमंत्री ही इनकी नियुक्ति करता है। संसदीय सचिवों की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, और ये इनको शपथ भी प्रधानमंत्री दिलवाता है और ये प्रधानमंत्री के प्रति ही जवाबदेह होते हैं। ठीक, अब आगे बात करें तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक, अब इसके अलावा देखना राष्ट्रपति, अब इस मंत्री परिषद में एक व्यक्ति और होता है कैबिनेट, जो इस मंत्री परिषद का प्रधान होता है उसको अपन कहते हैं क्या, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, हालांकि ये भी मंत्री परिषद का ही हिस्सा होता है, तो इसको मंत्री पद में रख दो। कैबिनेट पर का इस तरह का मतलब प्रधानमंत्री होता है। कुल मिला के इस मंत्री परिषद का जो मुखिया होता है वो कौन है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद से मिलकर के क्या बनती है, कार्यपालिका। ये कानूनों को लागू करती है जो व्यवस्थापिका ने बनाए हैं, उन कानूनों का क्रियान्वयन करती है। ठीक, अब कैबिनेट मंत्री ये सर्वोच्च स्तर के मंत्री होते हैं। अगर विभाग बड़ा होता है तो उसी विभाग का एक राज्य मंत्री भी बना देते हैं, और अगर और बड़ा हुआ तो एक उप मंत्री भी बना देते हैं। ठीक, तो कैबिनेट मंत्रियों के अधीन कौन होता है, राज्य मंत्री के अधीन कौन होता है, उप मंत्री। ठीक, ये तब बनाए जाते हैं जब विभाग बड़ा होता है। सामान्यतया कैबिनेट मिनिस्टर सबसे बड़ा होता है, लेकिन अगर कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है तो फिर उस राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है। अगर किसी विभाग का कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होता तो उस विभाग का जो राज्य मंत्री होता है उसको स्वतंत्र प्रभार का मंत्री कहा जाता है। ठीक, तो ये बात हुई किसकी, कार्यपालिका की। यही स्ट्रक्चर कहाँ पर रहेगा, राज्य की कार्यपालिका में रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, राज्यपाल होगा, यहाँ पर कौन होगा, राज्यपाल होगा, और एक मुख्यमंत्री होगा। ठीक, मुख्यमंत्री होगा और एक मुख्यमंत्री की मंत्री परिषद होगी। क्या होगी, मंत्री परिषद होगी। ठीक, मंत्री परिषद। ठीक, मंत्री परिषद में भी वही 3 प्रकार के मंत्री रहेंगे। कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक, कैबिनेट मिनिस्टर, इसके अलावा वही राज्य मंत्री और वही उप मंत्री। ठीक, अब मंत्री परिषद की संख्या के बारे में अपन विचार करें तो मंत्री परिषद में कितने मंत्री अधिकतम हो सकते हैं, इसकी बात करें तो मंत्री परिषद में कुल सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 15% तक मंत्री बनाए जा सकते हैं। ठीक, ये केंद्र के लिए भी होगा और राज्य के लिए भी होगा। जैसे राज्य की विधानसभा, जैसे पर राजस्थान राज्य की बात करें तो राजस्थान राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 200। तो अब इसका 15% कितना होगा, 15% होगा 30। तो मतलब राजस्थान राज्य की मंत्री परिषद में 30 से ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते। इसी प्रकार से सदस्यों की कुल संख्या, सदन में सदस्यों की कुल संख्या का 15% तक मंत्री बनाए जा सकते हैं। ठीक, अब ये केंद्र कानून बनाने वाली संस्था कौन थी, व्यवस्थापिका। तो इस पर कानून कौन से विषयों पर कानून बनाएगा, जिनका उल्लेख अनुसूची 7 की केंद्र सूची के 100 विषयों में से कानून बना सकता है। मतलब इसके विषय अलग हैं, इसके विषय क्या हैं, अलग हैं। और ये राज्य, ये किन पर, ये राज्य। ठीक, अब राज्य सूची के जो विषय हैं ये किस पर कानून बनाएगा, जो राज्य सूची के विषयों में है। अनुसूची 7 के जो राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर ये कानून बना सकता है। तो दोनों के विषयों का बंटवारा हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों के कानून
व्यवस्था अलग है, दोनों की कानून बनाने की व्यवस्था अलग अलग है, दोनों के एक दूसरे में कोई हस्तक्षेप नहीं है, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ठीक, इसके बने हुए कानूनों में, राज्य के बने हुए कानूनों में केंद्र का कोई दखल नहीं होता और केंद्र के बने हुए कानूनों में राज्य का कोई दखल नहीं होता। ठीक, ये अपन ने एक शॉर्ट में ओवरव्यू लिया। न्यायपालिका एक अलग चीज है। ठीक, न्यायपालिका को अपन ऐसे नहीं कर सकते कि केंद्र के विषय अलग होंगे और राज्य के विषय अलग होंगे, नहीं, यहां पर एकीकृत न्यायपालिका है। मतलब भारतीय संघ में एकीकृत न्यायपालिका अपन ने अपनाई हुई है, यह भी संघात्मक शासन का एक लक्षण है। ठीक, न्यायपालिका में क्या होता है, सर्वोच्च स्तर पर सुप्रीम कोर्ट होती है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय। इसके अंडर प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय, और इनके अंडर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, जिला न्यायालय। मतलब ये एक दूसरे के अंडर में है और सर्वोच्च स्तर पर कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। तो अब जिला न्यायालय के किसी भी फैसले के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है और हाई कोर्ट के किसी भी फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। ये एकीकृत न्यायपालिका है। भारत देश में कौन सी न्यायपालिका है, एकीकृत न्यायपालिका है। ठीक, तो अपन ने एक ओवरव्यू लिया किसका, भारत में शासन व्यवस्था का। अब अपन इसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से, अलग अलग एक एक करके इन सबके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक।